दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर और ऋतु परिवर्तन। चलते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं और जो आप ग्लोब देख चुके हैं उसमें जो खड़ी रेखा है उसे देशांतर और खड़ी रेखा को अक्षांश कहा गया है। अक्षांश क्या है? ध्रुव तारे का प्रकाश दिन निश्चित स्थान पर आके गिरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है तथा ये उत्तरी ध्रुव ही समस्त भौगोलिक गणनाओं एवं दिशाओं की जानकारी देता है। जैसे कि आप ग्लोब में देख रहे हो, जो ऊपर का हिस्सा है जो उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव और मध्य में भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जैसे ऊपर चलेंगे तो कर्क रेखा है और कर्क रेखा के ऊपर है आर्कटिक रेखा। भूमध्य रेखा के नीचे चलेंगे तो मकर रेखा और मकर रेखा के नीचे है अंटार्कटिक रेखा। कक्षा तल के सारे अक्ष को काटते हुए समान मानों के कोणों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश है अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान का कोण या मान अक्षांश कहलाता है। अक्षांशों का प्रदर्शन एक गोलार्ध में अधिकतम 90 डिग्री किया जाता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध। कुल अक्षांश रेखा है 181, कुल अक्षांश कोण है 180 डिग्री, कुल अक्षांश वर्त है 179। पृथ्वी के ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अक्षांश का महत्व स्थिति निर्धारण के अलावा ताप कटिबंधों का निर्धारण करना भी है। चलो देखते हैं ताप कटिबंध क्या है। किन्हीं क्रमित दो अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध कहा जाता है और उनके मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर। जैसे ग्लोब में आप देख चुके हो। ताप कटिबंध के आधार पर ग्लोब को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के नीचे देखते हो 66.5 डिग्री है आर्कटिक रेखा, वो आर्कटिक रेखा के नीचे 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, कर्क रेखा के नीचे आता है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा से नीचे चलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 पर आता है मकर रेखा और 66.5 पे है अंटार्कटिक रेखा। ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को उष्ण कटिबंधीय कहा गया है, जैसा कि पिछली स्लाइड में आप देख चुके हो लिखा हुआ है। और दोनों गोलार्धों में 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक के भाग को शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के भाग को शीत कटिबंध कहा गया है। चलो देखते हैं देशांतर क्या है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवर्तीय काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा गया है। जैसा कि आप देख चुके हो ग्लोब के माध्यम में जो एक खड़ी लाइन है उसको देशांतर कहा गया। ऊपर है उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा गया है। देशांतरों का प्रदर्शन एक गोलार्ध में अधिकतम 180 डिग्री होता है और कुल देशांतरों होते हैं 360, 180 प्लस 180। किन्हीं दो क्रमित दो देशांतरों के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। जैसे ग्लोब में जिस प्रकार से अक्षांश के बारे में दो अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध कहा गया, उसी प्रकार दो देशांतरों के मध्य के भाग को गौर कहा गया है और उनके मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है जहाँ पे होती है 111 किलोमीटर, लेकिन ध्रुव की ओर जैसे ऊपर या नीचे की ओर चलते हैं तो उसके निरंतर उसमें कम होती जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। देशांतरों का महत्व है स्थिति निर्धारण के अलावा समय कटिबंधों का निर्धारण करना भी होता है। फिर हमारा टॉपिक है ऋतु परिवर्तन। 21 मार्च को देखते हैं तो बसंत ऋतु है। चलो बात करते हैं बसंत ऋतु क्या है। जब उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सीधा चमकता है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में समान ताप पड़ता है और दिन रात क्या स्थिति क्या होती है? समान। दोनों गोलार्धों में एक साथ दिन उगता है। फिर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु जो आती है 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के सामने सीधा चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में का तापमान अधिक रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है तो हम उत्तरी गोलार्ध का भी अध्ययन करेंगे। इस समय जो सूर्य की किरण है दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिक रेखा वहां तक ही पहुंचती है, जिसके कारण दक्षिण ध्रुव पर रात या अंधेरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। उत्तरी गोलार्ध का अगर देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। फिर बात करते हैं शरद ऋतु या 23 सितंबर। हमारे यहाँ पर 23 सितंबर को शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। चलो देखते हैं। 23 सितंबर को वापिस सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में समान रात और समान दिन होते हैं।
इसकी फिर बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु का देखी जाए तो 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के सामने सीधा चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो सूर्य की किरण आर्कटिक रेखा तक की पहुंचती है। इस समय यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती है। चलो महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जब कर्क व मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो उसे अयनात कहते हैं। 21 जून को ग्रीष्म अयनात या कर्क संक्रांति तथा 22 दिसंबर को शीत अयनात या मकर संक्रांति होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। चलो हम लास्ट में एक प्रश्न को देखते हैं। शीत अयनात के लिए सही युग्म है, जो शीत अयनात होता है उसके लिए सही क्रम है। नंबर 1 है 23 सितंबर कर्क रेखा। हमने देखा है कि 23 सितंबर को देखा तो 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तो वहाँ तो बसंत विषुव होता है। और बात करें तो शरद विषुव होता है, लेकिन संक्रांति वहाँ पे नहीं होती है। 21 जून की बात करें, 21 जून की अगर बात करें तो ग्रीष्म अयनात होता है। ये तो हमको ग्रीष्म ऋतु, हमको शीत ऋतु के बारे में पता। चलो हमारा सीधा उत्तर भी पहुँचता है। उत्तर हमारा 22 दिसंबर।